नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 27 अप्रैल 2023 का राजस्थान राज्य स्पेशल करंट अफेयर। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो न्यूज़ आपके लिए कल की डेट में इम्पोर्टेंट रही थी रात 12-1 बजे तक, उस सब को समाहित करके सुबह 7 बजे, सुबह 9 बजे तक हम आपके सामने ले आते हैं। कोशिश करते हैं 7-8 बजे तक लाने की, लेकिन थोड़ा समय हो जाता है। तो दोस्तों, न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन करने से पहले वही पुरानी एक बात, आप पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ आपको लेनी है तो आप चले जाइए टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आईएएस आरएएस विद आरजे। आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको ब्रांड न्यू हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पर समझें, समझने के बाद वहाँ पर जाएं और उसकी रीडिंग करें। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके दिमाग के अंदर चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, मतलब लंबे समय तक टिक पाएंगी। तो बिना इधर उधर की बातें किए हम आते हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो दोस्तों, हमारा आज का जो पहला न्यूज आर्टिकल है वो है सुश्री अपूर्वी चंदेला जी के बारे में। अपूर्वी चंदेला जी को क्या किया गया है कि विधि वारिद की मानद उपाधि प्रदान की गई। विधि वारिद एक उपाधि होती है, हाईएस्ट उपाधि होती है संस्कृत के क्षेत्र में। ठीक है, तो जब संस्कृत के क्षेत्र में उपाधि दी गई है तो कौन देगा? संस्कृत विश्वविद्यालय देगा या संस्कृत से जुड़े हुए लोग देंगे। तो दोस्तों, इस उपाधि को प्रदान करने वाला जो लोग हैं वो हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, मतलब जो संस्कृत विश्वविद्यालय है राजस्थान का, उसके द्वारा अपूर्वी चंदेला जी को विधि वारिद की मानद उपाधि से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, प्रीलिम्स के अंदर या फिर कहें तो वनडे एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप का एक प्रश्न यहाँ से बन के तैयार हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि उपाधि थोड़ी सी अलग नाम की है, विधि वारिद उपाधि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विधि वारिद उपाधि से निम्नलिखित में से किस विभूति को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं अपूर्वी चंदेला जी के बारे में थोड़ा सा। अपूर्वी चंदेला कौन है? तो अपूर्वी चंदेला जो है वो भारतीय निशानेबाज है। कौन है? निशानेबाज है। जब राजस्थान के अंदर सम्मानित किया जा रहा है तो ऑब्वियसली राजस्थान से भी इनका संबंध है। क्या संबंध है? राजस्थान के अंदर इनका जन्म हुआ था और भारत की तरफ से निशानेबाजी ये खेलती हैं। ठीक है, किस रेंज में खेलती हैं? तो ये खेलती हैं 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। ये क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा में निशानेबाजी करती हैं। 10 मीटर मतलब कितने डिस्टेंस से निशाना मारती हैं? 10 मीटर से एयर राइफल के द्वारा। जो राइफल होती है लंबी वाली बड़ी वाली, उससे। एक होती है पिस्टल, एक होती है राइफल। तो राइफल में ये खेलती हैं 10 मीटर में। ठीक है, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस अवार्ड का नाम याद रखना, अर्जुन अवार्ड के द्वारा अपूर्वी चंदेला को क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। अब इनके जो प्रमुख मेडल हैं, वैसे तो बहुत मेडल हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं में अनेक मेडल हैं इनके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो उन मेडल पे अपन निगाह डाल देते हैं। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स है ग्लासगो 2014 के अंदर, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड कोस्ट 2018 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एशियन गेम्स जकार्ता के अंदर आयोजित हुए थे 2018 के अंदर, उसमें भी इनको ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, इनका जन्म क्या है? जयपुर राजस्थान में हुआ है, इसीलिए राजस्थान की महान विभूतियों में इनका नाम आता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो अपूर्वी चंदेला जी को एक बार दिमाग में रखना, क्योंकि इनको उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन आज के अगले न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पे। एमएसएमई सुविधा शिविर। देखो दोस्तों, पहले मैं इसको चर्चा कर लेता हूँ कि एमएसएमई सुविधा शिविर जो है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ पहले, तो फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने इस न्यूज़ को क्यों लिया था और इतनी डिटेल में इसको क्यों करवा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, एमएसएमई सुविधा शिविर जो है वो जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भीलवाड़ा, इसके अंतर्गत आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर क्यों किया जा रहा है? ये छोटे मोटे शिविर है, इनका आयोजन तो होता रहता है। दोस्तों, ये छोटा मोटा शिविर नहीं है। पहली बात तो ये है कि एमएसएमई इसका नाम ही है सूक्ष्म लघु, लेकिन ये खुद में सूक्ष्म और लघु चीज़ नहीं है। ये हमारे देश और हमारे राजस्थान के डेवलपमेंट में एक मील का पत्थर है। ठीक है, तो दोस्तों, इस शिविर के उद्देश्य क्या थे? तो देखो, शिविर में उद्योग प्रोत्साहन योजना, आप इनके नाम याद रखना, निवेश प्रोत्साहन योजना, डॉक्टर BR अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, CM रोजगार सृजन योजना। ठीक है,
एमएसएमई एक्ट 2019 हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों का पंजीकरण और उद्योग विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। या फिर देखो दोस्तों, क्या किया गया, एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के आयोजन किसके बारे में हुआ? इस शिविर का आयोजन हुआ एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई के बारे में क्या किया गया? जो एमएसएमई को मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जितनी सारी योजनाएं हैं उनके बारे में क्या देना, जानकारी देना। ठीक है, तो यहां पर आपसे प्रश्न बनता है मेंस का। जो मेरे भाई बहन आरएएस की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस का प्रश्न बनता है। यहां से मेंस का प्रश्न आपका इस तरह से बनेगा यहां पर, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, कि राजस्थान में एमएसएमई को बढ़ावा देने के प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, मतलब राजस्थान के अंदर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए किया जाने वाले प्रयासों का विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए, या फिर बताइए, समझाइए। यहां पर आपसे पूरा 10 अंक का क्वेश्चन बनेगा, 100 शब्दों का, 100 शब्द और 10 अंक का प्रश्न बनेगा। आप इसको लिख लीजिए, बत्ती बना के कान में डाल लो, ये आपको मेंस के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं वो आराम से सुन लो। और इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए ये सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एमएसएमई एक्ट 2019 इंपॉर्टेंट हो जाता है, एमएसएमई क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस खबर के अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस शिविर का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इस खबर के जो हिडन एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं एक बार कि मतलब ये सारी योजनाएं जिनके बारे में जानकारी दी जा रही है वो क्या है, एमएसएमई क्या है। ठीक है, नई परिभाषा आई है जो 2020 में, उसके अनुसार एमएसएमई क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन एक बार डिटेल में देख लेते हैं, जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपको कोई टेंशन ना रहे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं एमएसएमई के बारे में कि एमएसएमई क्या है, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम सूक्ष्म को देख लेते हैं कि सूक्ष्म उद्योग हम किसे कहेंगे। तो जिसमें निवेश हो वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया हो, मतलब निवेश का मतलब जिस पूंजी से उद्योग शुरू किया गया है वो कितना हो, 1 करोड़ रुपया हो, उसका टर्नओवर 5 करोड़ हो। कितना हो उसका टर्नओवर, 5 करोड़ हो, जिसका लागत 1 करोड़, टर्नओवर मतलब टर्नओवर का मतलब है उसका फायदा नफा नुकसान, बेचना खरीदना जो सारा है 5 करोड़ रुपए मैक्स हो तो उसको सूक्ष्म उद्योग कहेंगे। यदि 5 करोड़ से ज्यादा और 1 करोड़ से ज्यादा है तो वो सूक्ष्म की श्रेणी में नहीं रहेगा। अधिकतम 1 करोड़ का निवेश हो और अधिकतम 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो तो वो सूक्ष्म हो जाएगा। अब लघु के बारे में जान लेते हैं। लघु क्या है, तो लघु है जिसमें निवेश हो वो अधिकतम 10 करोड़ हो और टर्नओवर हो 50 करोड़ हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, लघु उद्योग हो जाएगा। ठीक है, और मध्यम उद्योग कौन सा हो जाएगा, जिसमें निवेश 50 करोड़ हो और टर्नओवर 250 करोड़ हो, तो वो कौन सा उद्योग हो जाएगा आपका, वो मध्यम उद्योग हो जाएगा। तो आपके 1 जुलाई 2020 को जो परिभाषा है उसके अनुसार निवेश मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्या है उनकी परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, जो आपसे प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म उद्योग किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो 1 से 5 करोड़, 10 से 50 करोड़, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जो संबंधित योजनाएं हैं जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, यहाँ पर उसके बारे में सूचित किया गया है, उन योजनाओं को जान लेते हैं, क्योंकि उन योजनाओं से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो हम पहली योजना की चर्चा कर लेते हैं, सीएम मतलब मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना। भाई जो लघु होते हैं उनको प्रोत्साहित कौन करता है, लेकिन जब उनको प्रोत्साहन मिलता है तो लघु से ही मध्यम और मध्यम से ही बड़े बनते हैं। तो दोस्तों उद्देश्य क्या है इसका, इस प्रोत्साहन योजना का, तो राज्य में विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र में क्या करना है, नए उद्योगों की स्थापना करना है। आप बोलोगे सर ठीक है नए की स्थापना करें तो पुरानों का क्या होगा, तो दोस्तों वर्तमान में जो उद्योग हैं, पुराने जो उद्योग हैं उनका भी क्या किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा और क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, ऋण प्रदान किया जाएगा आपको।
ब्याज में अनुदान के शास्त्र में सस्ती ब्याज दर होंगी पहले तो, और उनमें भी आपको अनुदान दिया जाएगा, मतलब ग्रांट दी जाएगी, लीव दी जाएगी, छूट दिया जाएगा, इतने % आप कम दे दो, इतने % आप कम दे दो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो इसके प्रावधान क्या क्या है? तो इसके प्रावधान है दोस्तों, 25 लाख रुपए तक का यदि आपने ऋण लिया है तो उस पर 8% का ब्याज अनुदान आपको प्रदान किया जाएगा। कितना % का? 8% का। यदि आपने 5 करोड़ तक का ऋण लिया है तो उस पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा, और आपने यदि 10 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया है तो उस पर आपको 5% का क्या किया जाएगा? ब्याज में अनुदान प्रदान किया जाएगा। पहले तो ब्याज की दरें ही सस्ती होंगी और उन पर भी क्या दे दी जाएगी? उनको ग्रांट दे दी जाएगी, अनुदान दे दिया जाएगा। मतलब जितना पैसा आपने लिया है ऋण के रूप में, सीधा सीधा उसको लौटा दो, कुछ नाम मात्र के ब्याज के साथ में। ठीक है। अब दूसरी योजना है, वो है निवेश प्रोत्साहन योजना। तो कौन सी? निवेश प्रोत्साहन। ठीक है, आपने उद्योगों को प्रोत्साहित कर दिया, लेकिन क्या आप कब तक प्रोत्साहित करोगे? जब तक बाहर से निवेश नहीं आएगा तब तक आप कब तक करोगे? प्राइवेट सेक्टर का निवेश, दूसरे लोगों द्वारा निवेश, इस तरह के निवेश की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। ठीक है। तो दोस्तों निवेश प्रोत्साहन योजना है वो 2000, मतलब हम नई वाली निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी कई सारी निवेश प्रोत्साहन योजनाएं आई हैं। तो ये है 7 अक्टूबर 2022 से लागू हुई थी। तो निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 है वो। ठीक है मेरे दोस्तों। अब निवेश प्रोत्साहन योजना के जो उद्देश्य हैं उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला उद्देश्य है 2027 तक 10 लाख रोजगार का सृजन। कितने रोजगार का सृजन करना? कम से कम 10 लाख लोगों को रोजगार सृजन करना। क्या टोटल है ये? नहीं, ये कुल नहीं है, ये टोटल नहीं है, ये केवल एमएसएमई के है। मतलब एमएसएमई के माध्यम से क्या करना है इनको? 2027 तक 10 लाख रोजगार है उनका सृजन करना है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? संतुलित एवं समावेशी विकास करना है। क्या करना है? संतुलित और समावेशी विकास करना है। ठीक है। विकास कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, मतलब समाज के सारी वर्गों तक समान इक्वली रूप से पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मोटा है वो और मोटा होता चला जाए, पतला है वो सूख के मर जाए। ठीक है, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। समावेशी होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है दोस्तों कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भावी पीढ़ी के लिए कुछ ना छोड़ो। आपको लगा कि भैया अपने मकान में अपन लकड़ी का काम कराएंगे, पूरे जंगलों को काट के फेंक दिया, भाई आप तो करा लोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी क्या कराएगी फिर? तो मतलब उतना ही यूज में लेना जितना कि प्रकृति अपने आप को रिकवर कर सके। ठीक है मेरे दोस्तों। और क्या उद्देश्य है इसका? विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में 15% वार्षिक जो विकास की दर है उसको प्राप्त करना। किसमें? विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों के अंदर क्या करना है? 15% वार्षिक जो डेवलपमेंट रेट है उसको प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। ठीक मेरे भाइयों बहनों। अगला क्या है? पर्यावरण संरक्षण। बिना पर्यावरण संरक्षण के आप डेवलपमेंट करोगे तो आपके साथ वही होगा जो उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। बाढ़ आएंगी और भी कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ठीक है। तो दोस्तों अगली जो हमारी योजना है इसी क्षेत्र में, इसी चरण में, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। अभी आपने इसका सुना था, इसके बारे में देखा था आपने कि किस तरह का विकास करना है? संतुलित और समावेशी विकास करना है। जब संतुलित विकास मतलब समाज के सभी तबकों तक विकास करना। तो जो लोग पहले से एडवांस है वो सारे लोग तो कर लेंगे इस चीज को। ठीक है। हरित हाइड्रोजन, सॉरी दोस्तों एक उद्देश्य रह गया इसका, हरित हाइड्रोजन। हरित हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? देखो हरित हाइड्रोजन वो है, हरित हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन बोला जाता है इसको। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होगी और तो क्या होगा? एक तो एनर्जी मिलेगी और वेस्ट के रूप में क्या मिलेगा? वाटर। वेस्ट के रूप में क्या मिलेगा आपको? वाटर मिलेगा। ठीक है भाई। H2 होगी, वो O2 से क्रिया करेगी कहीं ना कहीं, तो क्या बनेगा आपका? 2H2O। यही तो बनेगा। क्या बनेगा? वेस्ट के रूप में H2O बनेगा। ठीक है। H2 क्या होता है? जल होता है। ठीक। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों को हमें ढूंढना है। आप देखोगे ये मतलब वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक एस्टीमेट लगाया गया, तो उसमें कहा गया है कि विश्व में जो एनर्जी है, जो वर्तमान परंपरागत सोर्स हैं, वो 2080 तक, या तो वर्तमान सोर्स की बात चल रही है, नए सोर्स खोज लिए जाएं तो बात अलग है। वर्तमान सोर्स 2080 तक या तो समाप्त हो जाएंगे या वो इतने नीचे चले जाएंगे कि जो आधुनिक तकनीकी है, जो अभी तक की डेट में तकनीकी है, आज की डेट में, उसके द्वारा उनका दोहन करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ जाना है, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों की तरफ जाना है, जिससे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा सके। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब इसी क्षेत्र में चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे वाली योजना है, अगली योजना है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ठीक है। तो जो लोग सक्षम नहीं हैं उनके लिए, जो लोग आदिवासी हैं, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं,
दलित हैं। दलित का मतलब दोस्तों, दलित की परिभाषा दो तरह से दी जाती है, एक तो जाति से दलित हो, एक संसाधनों से दलित हो। तो मेरे हिसाब से तो दलित वो है जो संसाधनों से दलित है। ठीक है दोस्तों, अपन को क्या है, अपन तो योजना पढ़नी है, इस तरह का विवाद तो चलता ही रहता है हिंदुस्तान के अंदर। तो दोस्तों अब अपन देख लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या है, गैर कृषि क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में, गैर कृषि, ऐसा नहीं है आपने पैसे लिए और खेती करने लग गए, उससे पिछले बार जो घाटा हुआ और उसको घाटे को पूरा करने में लग गए, ऐसा नहीं होगा। गैर कृषि क्षेत्रों के काम होंगे, खेती बाड़ी पशुपालन इस तरह के क्षेत्रों से इतर काम होंगे। ठीक है, अनुसूचित जातियों, इस तरह के क्षेत्र में क्या करना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों की प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। मतलब गैर कृषि क्षेत्रों मतलब आप देखो तो व्यवसाय के अंदर, आप देखो तो इंडस्ट्री के अंदर, इस तरह के क्षेत्रों में क्या करना है, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो वर्ग हैं उनकी प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके क्या क्या प्रावधान है, तो इसके प्रावधान है 25 लाख से कम ऋण पर 9% ब्याज अनुदान, 5 करोड़, मतलब आप यदि 25 लाख तक का ऋण देंगे गैर कृषि क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में नहीं, गैर कृषि क्षेत्रों में 25 लाख तक का ऋण देंगे तो आपको 9% ब्याज पर जो है तो 9% का ग्रांट दी जाएगी। ठीक है, 5 करोड़ तक का ऋण लेंगे तो आपको 7% ग्रांट दी जाएगी, 10 करोड़ तक का लेंगे तो आपको 6% ग्रांट दी जाएगी। ठीक है, और एक और क्या प्रावधान किया गया है इसके अंदर, तो एक और प्रावधान किया गया है परियोजना लागत का 25%, मतलब आपने यदि 100 रुपये लगाए तो उसके 25 रुपये, अथवा 25 लाख रुपए जो भी कम हो अनुदान राशि दे होगी, मतलब इतनी राशि का डायरेक्ट अनुदान और दिया जाएगा जो लागत लगी है उसकी, आप लोगों की, उस पर, आप लोगों का मतलब है अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों की जो लागत लगी है उस पर 25 लाख रुपए या फिर 25% जो भी कम हो वो क्या दी जाएगी, वो गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा, और उसके अतिरिक्त क्या किया जाएगा, ब्याज पर भी अनुदान दिया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों अगली जो हमारी योजना है वो है पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम। कौन सी है, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके बारे में भी क्या किया गया था, एमएसएमई प्रोत्साहन शिविर था, उसके अंदर चर्चा की गई थी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में, ग्रामीण में भी और शहरी में भी सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना। देखो भाई, हर जगह पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते। कभी वो एक आपने देखा होगा, सास भी कभी बहू थी, तो मतलब यह जो आज बड़ा है वो कभी छोटा था। शुरुआत छोटे से ही होती है, आप बड़े हो तो कभी छोटे रहे होंगे, इसीलिए आप आज बड़े हो। ठीक है, तो क्या करना है, सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। और बड़े बड़े शहरों में बड़े क्या होता है, इतनी जगह और संसाधन एक साथ उपलब्ध नहीं हो सकते कि आप एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा उद्योग लगा पाओ, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर संसाधनों की समस्या रहती है, तो वहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ एक बहुत बड़ा उद्योग वहाँ पर एस्टेब्लिश कर पाओ। तो आपको क्या करना होगा, छोटे उद्योगों से शुरुआत करनी होगी। इसीलिए पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या कहता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। क्या करना है, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। मेनली की बात क्या है भाई, रोजगार को बढ़ाओ। अब रोजगार कैसे बढ़ेगा सर, नौकरियों से। भाई सब नौकरियां करने वाले होंगे तो नौकरियां देने वाला कौन होगा, तो नौकरियां देने वाले लोग जब किसी समाज के अंदर, किसी देश के अंदर होते हैं तो वहां पर रोजगार की समस्या नहीं होती। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए इस कार्यक्रम के अंदर, उसको देख लेते हैं। तो इसमें स्वीकार्य परियोजना, मतलब जो भी परियोजना इसके अंदर संचालित की जाएगी और वो केंद्र सरकार या फिर जो भी विभाग है उसके द्वारा स्वीकार की जाएगी, उसकी अधिकतम सीमा लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए और व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए होनी चाहिए। मतलब इससे अधिक के यदि व्यवसाय हैं तो उनको रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आप 25 लाख रुपए तक का तो आप जब कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, विनिर्माण क्षेत्र के अंदर डाल रहे हो, तो इतना छोटा होना चाहिए, 25 लाख तक की लागत में चालू हो जाए तो वो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी होगा। ठीक है, या फिर आप सेवा क्षेत्र से संबंधित कोई बिजनेस डाल रहे हैं तो वो 10 लाख रुपए तक का होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर क्या किया जाएगा, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जो ऋण लिया जा रहा है उस पर क्या दी जाएगी, सब्सिडी। तो मान लो 100 रुपये का ऋण लिया, 10 लाख की परियोजना में लगा रहे हैं अपन, तो 100 रुपये की परियोजना है, 100 रुपये का ऋण लिया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 25 रुपये माफ करके आप भाई 100 लिया है तो आप 75 वापस कर दो। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 15% दिया है, मतलब आपने 100 रुपये लिया है तो आप 85 रुपये वापस कर दो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह से रहेगा। और इस योजना के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं उसको थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं अपन।
देखो दोस्तों, SC ST OBC की बात करते हैं। वो तो सामान्य लोग थे जो स्वस्थ हैं, सही हैं, सामान्य वर्ग से संबंधित हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनका हो गया। अब SC ST OBC विकलांग, अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगी, उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि यदि शहरी क्षेत्र में वो इस तरह का रोजगार डालती हैं तो उनको 25% का अनुदान दिया जाएगा, 25% की ग्रांट दी जाएगी। मतलब 100 रुपये ऋण लेने पे उनको 75 रुपये ही वापस करने हैं। ठीक है दोस्तों। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 35% की दी जाएगी, मतलब 100 रुपये का ऋण लेने पर उनको 65 रुपये ही वापस करने हैं। बाकी सारे जो होंगे उनको कौन करेगा? उनको जो केंद्र सरकार है वो वहन करेगी। ठीक है। अब देखते हैं उसी शिविर के अंदर आगे क्या चर्चा हुई थी। तो MSME एक्ट 2019 के बारे में चर्चा हुई थी। किसके बारे में चर्चा हुई थी? MSME एक्ट 2019 के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई थी। तो दोस्तों इसकी एक बार अपन भी साधारण से शब्दों में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, क्या होता है जब भी कोई इंडस्ट्री लगाता है कोई व्यक्ति, तो उसके सामने 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पहली होती है निवेश की, कि भाई पैसा होना चाहिए। दूसरी किसकी होती है कि भाई उसको समय से क्लियरेंस मिल जाए, उसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। ठीक है। तीसरी किस चीज़ की मेजर ज़रूरत होती है? तो तीसरी मेजर ज़रूरत होती है कि भाई जब इंडस्ट्री शुरू हो जाए, निवेश भी आ जाए, चक्कर काट कूट के काम भी हो जाए, तो बार बार लाल फीताशाही, मतलब जो संबंधित अधिकारी है वो 2-2 दिन पीछे अपने गुर्गे ना भेजे, वहाँ पर खुद ना आए कि ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है, वो कमी है। ठीक है। इन कमियों के आधार पर उसको क्या ना करे, भ्रष्टाचार ना करे, बार बार पैसे ना मांगे, बार बार इंडस्ट्री को फंसाए नहीं कानूनों के बीच में। यही प्रमुख मुद्दे होते हैं। बाकी तो होते ही होते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से तो यही रहता है कि भैया कोई व्यक्ति सरकार से जब कोई इंडस्ट्री लगाता है तो यही उम्मीदें रखता है। ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि राजस्थान सरकार ने जो पहली मैंने बताई थी आपको कि पहला टेंशन होता है व्यक्ति को, वो होता है निवेश का। तो उसके टेंशन को दूर करने के लिए CM लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को चालू कर दिया। लो भैया आपको थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और एक और योजना शुरू की, निवेश प्रोत्साहन योजना। इन 2 योजनाओं के माध्यम से राजस्थान सरकार ने MSME की पहली टेंशन को कर दिया दूर। अब बाकी बची 2 टेंशन। दूसरी टेंशन कौन सी थी? क्लियरेंस की, कि भैया 4, 6, 10, 8 जगहों पर घूमते रहो, 10-10 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं। मतलब रोजगार शुरू करना था, आज 5 साल तक भटक ही रहा है, मूड ही खराब हो गया बंदे का, वो क्या रोजगार शुरू करेगा? ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया है? लास्ट की जो 2 प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने, उनके लिए MSME एक्ट के 2019 के अंदर प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ये जो है 17 जुलाई 2019 के अंदर इसको लागू किया गया था। इसकी डेट याद रख लेना, क्योंकि जो भी एक्ट हैं, जो भी नीतियां हैं, वो डेट सहित ही आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। इसका उद्देश्य व्यवधान रहित MSME स्थापना। व्यवधान मैंने आपको बताया था, क्या व्यवधान होते हैं? 3 व्यवधान होते हैं। पहला होता है पैसा, दूसरा होता है क्लियरेंस मिलना किसी चीज को लेके, और तीसरा होता है उसको बार बार लाल फीताशाही का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों। तो पहला वाला हो गया, अब निवेश वो सरकार ने कर दिया, CM लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना बना के और निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से। दूसरा कौन सा हो गया? तो दूसरे में क्या है, बार बार जगह जगह घूम रहे हैं, तो उसके लिए राज्य उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया। इस नीति को, इस एक्ट को, इस अधिनियम को लाकर, MSME एक्ट लाकर क्या कर दिया गया? एक राज्य उद्योग मित्र पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया। यह सिंगल विंडो क्लियरेंस देगा आपको। क्या देगा? सिंगल विंडो क्लियरेंस देगा कि आप कहीं ज़्यादा मत भटकिए, आप एक जगह पर जाइए, वहीं पर सारा काम आपका कर दिया जाएगा। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आती है बार बार लाल फीताशाही। तो उसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट का प्रावधान कर दिया गया कि मतलब एक बार सरकारी नुमाइंदे आएंगे, वो आपकी इंडस्ट्री का, आपकी इकाई का क्या करेंगे? आपकी इकाई का जो क्या बोलते हैं, इन्विजिलेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद जो नोडल एजेंसी होगी भाई उसको न्यूज़ पहुंचा दें कि भाई यहाँ पर सब चीज़ क्लियर है। तो क्लियर होने पर या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर भौतिक रूप में डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा नोडल एजेंसी के द्वारा आपकी इकाई को। ठीक है। जिसके माध्यम से क्या होगा, 3 वर्षों तक कोई बंदा वहाँ पर झगने के लिए नहीं आएगा। 3 वर्षों तक कोई भी सरकारी इंटरफेयर उसके अंदर नहीं होगा, इंटरफेरेंस। ठीक है। और वो आराम से 3 वर्षों तक क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन पे, अपने और दूसरे काम हैं जो इंडस्ट्री से संबंधित होते हैं, उन पर दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आपको MSME एक्ट 2019 अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि आगे क्या है हमारी न्यूज और क्या कहती है। तो दोस्तों हमारी आगे वाली न्यूज है वो है टूरिस्ट सिटी की सूची जारी की गई है। क्या किया गया है? टूरिस्ट सिटी सूची जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है मेरे दोस्तों? तो ये की गई है फोर्ब्स एडवाइजर नाम की एक ट्रैवल मैगजीन है, उसके द्वारा क्या किया गया है, टूरिस्ट सिटी की सूची जारी की गई है। ठीक है। इससे पहले एक और रोमांटिक शहरों की सूची जारी हुई थी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। उसको जारी करता कौन था, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
ठीक है। बाकी मैं इस न्यूज़ डिस्कशन के बाद में आपको बता दूंगा कि इसको किसने जारी किया था, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान, हमारे भारत के 8 स्थानों को क्या किया गया है, फोर्ब्स एडवाइजर जो है ट्रैवल मैगजीन है, उसने टूरिस्ट सिटी की सूची में स्थान दिया है। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि भारत और राजस्थान का टूरिज्म सेक्टर बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा, ठीक है। इसमें राजस्थान, अपने प्यारे राजस्थान का, हमारे रंगीले राजस्थान का भी एक शहर है, ठीक है। कौन सा है? उदयपुर। इसको द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब उदयपुर जो है भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि जाओ एक बार आप, स्विट्जरलैंड कहीं मत जाओ, आप एक बार उदयपुर जाओ, घूम के आओ। और राजस्थान का कश्मीर है उदयपुर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो भारत के 8 स्थानों को शामिल किया गया है टूरिस्ट सिटी की सूची में, ठीक है। राजस्थान का उदयपुर शहर कौन सा है? दूसरे स्थान पे है, ठीक। इस सूची के अंदर जो भारत के 8 जो स्थान हैं उनको आप ढंग से याद कर लेना, क्योंकि ज्योग्राफिकली आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीति घाटी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। आपसे पूछ लेगा उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख में आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना। तो स्पीति घाटी को पहला स्थान दिया गया है। स्पीति घाटी हमारे देश के अंदर घूमने का पहला डेस्टिनेशन है, ये लद्दाख के अंदर है। दूसरा डेस्टिनेशन उदयपुर है, झीलों की नगरी बोलते हैं, राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं इसको। ये कहाँ है? राजस्थान के अंदर। लोनावला कहाँ है? ये है महाराष्ट्र के अंदर। लोनावला तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, सलमान चल्लू भैया जाते रहते हैं ना घूमने, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा लोनावला कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते थोड़ा सा और आगे। अगला जो स्थान है वो है दोस्तों अरकू वैली, अरकू घाटी। आपसे पूछा जा सकता है, फिर आप कहते रहोगे सर अरकू वैली तो ज्योग्राफी में कहीं नहीं पढ़ाई गई। जब ज्योग्राफी में अरकू वैली नहीं पढ़ाई गई, पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पेपर देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से बनाते हैं, दारू पी के बनाते हैं, सो के बनाते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर के अंदर जो स्थल चर्चा में रहते हैं, स्टैटिक के अंदर भी ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं, इसीलिए करंट अफेयर के बिना आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो अरकू वैली क्या है, कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ऊटी वो कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। इसको भी आपने पिक्चरों में बहुत देखा है। कौसानी, कौसानी कौन सी जगह पर? उत्तराखंड के अंदर है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप तो लक्षद्वीप में ही है दोस्तों। और वायनाड केरल, वायनाड से कौन है? अपने रागा साहब यहाँ से सांसद हैं, वायनाड से सांसद। दोस्तों एक चीज ठीक है, आप कहीं से भी सांसद हो जाओ, लेकिन आपने अपने पूर्वजों की लेगेसी जो थी उसको बर्बाद किया है। आपने अमेठी को क्यों खो दिया? आप पीएम बनते ना बनते, लेकिन अमेठी तो आप अपना ही अधिकार रखते, चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ता, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर जाके गुंडों को भेज दो, कितनी भी मेहनत कर दी, लेकिन जो बाप दादा अपने जिस जगह से रहे वहाँ तो उसको सुरक्षित ही रखना था आपको, चाहे कांग्रेस का पूरा जोर आप अमेठी पे ही लगा देते। तो मेरे दोस्तों अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ चलते हैं कि हमारा अगला न्यूज आर्टिकल क्या है। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व बीड़, ठीक है। बीड़ है जो है वो कौन सी जगह पर? झुंझुनू में। झुंझुनू के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व है बीड़ नाम का, जहाँ पर काले हिरन लाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। कहाँ से लेकर आए जाएंगे? पहली बात तो ये ताल छापर चूरू से। तो ताल छापर कंजर्वेशन रिजर्व कौन सी जगह पर है? चूरू के अंदर है। इसको आप याद रख लेना ठीक से, ढंग से बत्ती बना के कान में डाल लो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। तो झुंझुनू के अंदर कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनको अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो झुंझुनू में जो कंजर्वेशन रिजर्व है, एक है साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व। ये अकेले झुंझुनू में नहीं है, ये सीकर में भी है, इसलिए मैंने इसके सामने नोटिफाई कर दिया कि सीकर और झुंझुनू दोनों के अंदर है साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। अगला कौन सा है? ये है बौशियाल खेतड़ी। क्या नाम है? बौशियाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ है? ये झुंझुनू के अंदर है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ है? ये भी झुंझुनू के अंदर है। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, इसके बारे में तो आप अभी पढ़ रहे थे, कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। और बागौर कंजर्वेशन रिजर्व ये कौन सी जगह पर? ये भी झुंझुनू के अंदर है। तो दोस्तों झुंझुनू के अंदर कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व है इनको आपको याद रख लेना चाहिए। अब यहाँ से क्या है, ताल छापर से काले हिरण लेकर आए जा रहे हैं, कहाँ पर? बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर। क्या लेके आया जा रहा है? काले हिरण। अब काले हिरण के बारे में एक बार अपन देख लेते हैं, आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। काला हिरण, इसका दूसरा नाम क्या है? मतलब काले हिरण को काला हिरण हम लोकली बोलते हैं, बाकी इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडियन एंटीलोप। इसका नाम क्या है? इंडियन एंटीलोप। इंडियन एंटीलोप नाम क्यों है? क्योंकि ये भारत और नेपाल में भी पाया जाता है, केवल इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता। उसमें से भी 95% कहाँ पाया जाता है? भारत के अंदर पाया जाता है। मतलब ब्लैक बक का एकाधिकार भारत, ठीक है। इसका आयुसीएन का स्टेटस क्या है दोस्तों? तो इसका आयुसीएन स्टेटस है नियर थ्रेटन। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले होता है लीस्ट कंसर्न, ठीक है, फिर होता है नियर थ्रेटन, ठीक है, फिर होता है आपका वल्नरेबल, ठीक है, फिर आपका होता है,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका एंडेंजर्ड, उसके बाद आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद आता है एक्सटिंक्ट फ्रॉम द वाइल्ड, फिर आता है एक्सटिंक्ट। मतलब होता है लीस्ट कंसर्न का मतलब होता है आपका कि अभी इन पर कोई खतरा नहीं है, आनंद करने दो, मौज बना दो, अभी आप 6वीं 7वीं के स्टूडेंट हो, आपको टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ को करने की, ठीक है। उसके बाद आता है नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन का मतलब ये आप बहुत जल्दी खतरे के पास आ जाओगे, यदि आप नहीं सुधरे तो आप खतरे में आ जाओगे, आपको सुधर जाना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों वल्नरेबल, मतलब अब आप खतरे के अंदर आ चुके हो, आपको इतना समझ जाना चाहिए यदि आप अच्छे से काम किए तो आप वल्नरेबल सेक्शन से बाहर निकल सकते हो, ठीक है, और आप नियर थ्रेटन और लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में दोबारा जा सकते हो। लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरे तो आप खतरा डेंजर के अंदर चले जाओगे, उसका नाम है एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड में पहुंच जाओगे। उसके बाद आते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब ये है कि अब आपके ऊपर बहुत सीरियस खतरा है, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है आपको, कभी भी आपका एनकाउंटर हो सकता है। एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड का मतलब होता है अब आप जंगलों से विलुप्त हो चुके हो, अब आप जंगलों में कोई प्रजाति नहीं है, कहीं पर पाए जाओगे तो किसी बायोलॉजिकल पार्क में पिंजरे के अंदर बंद पाए जाओगे, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटिंक्ट के अब आप पिंजरों में भी नहीं हो, आपका प्रकृति से विलोप हो चुका है। तो इस तरह से इस तरह की श्रेणियाँ IUCN क्या देता है, स्टेटस देता है। तो ब्लैक बक को कौन सा दिया गया है, आपका नियर थ्रेटन वाला स्टेटस दिया गया है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में भारत सरकार जो है संरक्षित करती है वन्यजीवों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों वो कौन सा है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की जो सूची है एक, उसके अंदर क्या किया गया है, इसको संरक्षित किया गया। मतलब अनुसूची 1 में जो नियम है कि भाई कि अनुसूची 1 में किसी अगर प्रजाति को रखा गया है तो उसको इस तरह का उसके साथ क्या होगा, व्यवहार किया जाएगा। इसीलिए तो सलमान खान गोली मारने के बाद आज तक घूम रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। वो तो सलमान खान है, पैसा बहा रहे हैं तो बाहर है, नहीं तो सजा हो चुकी होती है अब तक ढंग से, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगला न्यूज आर्टिकल है हमारा, वो है ऑपरेशन वज्र प्रहार। वज्र का प्रहार करो, वज्र भैंसी दधीची की हड्डियों से बना हुआ एक अस्त्र, जिसको कौन यूज में लेता था, भगवान इंद्र, ठीक है। तो अपराध पर लगाम लगाने के लिए अजमेर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन वज्र जो है वो प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अजमेर पुलिस के द्वारा अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन वज्र प्रहार का जो ये है जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो दोस्तों आज का हमारा न्यूज आर्टिकल होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा ठीक से। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नए न्यूज डिस्कशन के साथ में, नई डेट में, नए दिन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।